भ्रष्टाचार। लेखक डॉक्टर सुधीर मल्होत्रा। सुबह के 5 बजे थे। दिल्ली की गलियों में हल्की ठंडक और कुहासा फैला हुआ था। एक छोटा सा किराए का कमरा, जहां दीवारों पर नमी और छत से झूलता बल्ब था। वही बैठा था रवि। उसके सामने खुली किताबें पड़ी थी, इतिहास, गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। लेकिन आज किताबों में आंखें नहीं, बल्कि दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज मेरा इम्तिहान है। रवि ने मां की तस्वीर उठाई। गांव से जाते समय मां ने कहा था, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तू पास होगा तो हमारे घर की किस्मत बदल जाएगी। उसकी आंखें भर आई, पर होठों पर मुस्कान आई। हाँ मां, आज तुम्हारा सपना पूरा होगा। कमरे से निकलते ही जर्जर गली की कीचड़ भरी मिट्टी पर उसके जूते धंस गए। प्लास्टिक की फाइल में एडमिट कार्ड और पेन रखकर वो दौड़ा, ताकि पहली मेट्रो पकड़ सके। मेट्रो के डिब्बे में भीड़ थी, ज्यादातर वही चेहरे जो किताबें पकड़े थे। सबके बैग पर एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग की गाइड बंधी थी। किसी की आंखों में सपने थे तो किसी के माथे पर डर की लकीरें। एक लड़का बोला, भाई, आज तो पेपर जरूर होगा ना? कल वाले सेंटर पर तो कैंसिल हो गया था। रवि चौंका, क्या कैंसिल? लेकिन क्यों? वो बोला, नेटवर्क डाउन, सिस्टम नहीं चला। रवि का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। करीब 2 घंटे बाद इंडस्ट्रियल एरिया के एक सुनसान हिस्से में बने सेंटर पर वो पहुंचा। बड़े बड़े गेट, बाहर खड़े हजारों विद्यार्थी और पुलिस के बैरिकेड। भीड़ में बेचैनी थी। एक छात्रा चिल्लाई, ये क्या मजाक है? हम इतनी दूर से आए और अब बोल रहे हो पेपर कैंसिल है? गार्ड ने लाउडस्पीकर उठाया, सभी विद्यार्थी ध्यान दे, आज का एग्जाम तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम गया। फिर अचानक शोर, चिल्लाहट, गुस्सा। रवि की आंखें सुन्न हो गई। वो धीरे से बुदबुदाया, मेरे 2 साल, मेरी सारी रातें, सब बेकार। वो गेट से दूर जाकर पत्थर की सीढ़ी पर बैठ गया। आसमान धुंधला था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। जेब से मां की तस्वीर निकाली। मां, मैं क्या कहूंगा कि सिस्टम हार गया और मैं भी? उसके पास बैठे एक और छात्र ने धीरे से कहा, भाई, ये पहली बार नहीं हुआ, ये तो धंधा बन गया है। रवि ने उसकी तरफ देखा, तो क्या हमें ऐसे ही चुप रहना होगा? उसके भीतर कहीं एक चिंगारी जल चुकी थी। सेंटर से लौटते वक्त रवि का मन टूटा हुआ था, लेकिन वो अकेला नहीं था। सड़क पर, बसों में, मेट्रो में, हर जगह वही चर्चा थी। भाई, ये कैसे हो सकता है? हमने फीस दी, मेहनत की, और अब कह रहे हैं सिस्टम फेल। किसी की आंखें लाल थी, किसी के चेहरे पर निराशा। लेकिन धीरे धीरे ये निराशा गुस्से में बदलने लगी। रवि ने फोन निकाला। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज की बाढ़ आ गई थी, मेरा सेंटर भी कैंसिल हो गया। भाई, पेपर लीक की खबर आ रही है, ये सब धांधली है। ट्विटर, एक्स पर अचानक एसएससी मिसमैनेजमेंट ट्रेंड करने लगा। छात्रों के पोस्ट वायरल हो रहे थे। हम गांव से सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करके आते हैं, किराया लगाते हैं, मेहनत करते हैं, और सरकार कहती है पेपर कैंसिल। क्या हमारा सपना कोई खिलौना है? इंस्टाग्राम स्टोरीज, यूट्यूब लाइव, टेलीग्राम चैनल, हर जगह वही आक्रोश। किसी ने सेंटर के बाहर रोते हुए छात्रों का वीडियो डाला, तो किसी ने टिकट काटने वाले कंडक्टर से बहस करते हुए छात्र का। रवि के रूम पर लौटते ही 4 दोस्त और आ गए। सभी के चेहरे पर आग थी। विजय बोला, भाई, अब बहुत हो गया। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और हर बार या तो पेपर लीक या कैंसिल। आखिर हमारी गलती क्या है? रीमा ने कहा, हमारी गलती सिर्फ ये है कि हम स्टूडेंट हैं। हमारे पास पावर नहीं, वोट बैंक नहीं। कुछ देर चुपी रही। फिर रवि ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, इस बार चुप नहीं रहेंगे। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, वो चमक जो निराशा से नहीं, बल्कि विद्रोह से जन्म लेती है। अगले ही दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रों का एक छोटा समूह खड़ा हो गया। उनके हाथों में तख्तियां थी। पेपर माफिया बंद करो, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू करो। किसी ने लाइव वीडियो चालू किया। भीड़ छोटी थी, लेकिन वीडियो पूरे देश में फैल गया। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर जगह से छात्रों ने कमेंट किया, हम भी आंदोलन करेंगे। ये सिर्फ दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत के युवाओं की लड़ाई है। उधर न्यूज चैनल पर एंकर मुस्कुराकर बोला, सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेपर सिर्फ तकनीकी कारणों से रद्द हुआ है, जल्द ही नई तारीख घोषित होगी। छात्रों ने गुस्से से टीवी पर जूता मार दिया, हर बार यही बोलते हो, हर बार नई तारीख, और फिर वही धांधली। रवि ने मुट्ठियां भींच ली। अगर ये लोग सोचते हैं कि हम चुप रहेंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। रात को जब सब सो गए,
रवि छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसकी नसों में गर्मी। उसने धीरे धीरे खुद से कहा, अब की बार ये आग बुझने वाली नहीं, अब की बार हम सचमुच लड़ेंगे। उसकी आंखों में जलती लौ साफ दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट डे धूप झुलसाती नहीं, पर उस दिन कुछ अलग सी तेजी थी, जैसे हवा में कोई फैसला तैर रहा हो। धरने की भीड़ में नारेबाजी, हंसी और आंसू की लय एक साथ बज रही थी। कुछ छात्र दृढ़ता के साथ खड़े थे, कुछ अचकचाहट में अपने कपड़े समेट रहे थे, और कहीं कहीं तो आंसू पोंछते हुए परिवार से फोन कॉल पर बातें कर रहे थे। तभी भीड़ के किनारे से एक अजीब सी शख्सियत धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो अनीता मेहता थी। साधारण सी साड़ी, कंधे पर हल्का सा बैग और हाथ में कुछ फाइलें। चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में अवमानना के खिलाफ रूठ और उम्मीद की मिसाल थी। लोग पहले उसे पहचान नहीं पाए, फिर किसी ने फुसफुसाकर कहा, वो कॉलेज की प्रोफेसर है जिन्होंने कई बार छात्रों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। अनीता ने किसी मंच का इंतजार न किया। उन्होंने भीड़ के बीच एक खाली डिब्बे पर कदम रखा, अपने झोले से एक पुराना मेगाफोन निकाला और बिना ग्लैमर के बिल्कुल सीधे बोले, बच्चों, आप हारे हुए नहीं हो। सिस्टम ने हार मानना होगा, पर हम नहीं मानेंगे। पहले कुछ लोग चौंके, फिर धीरे धीरे चुप्पी विद्रोह में बदलने लगी। अनीता ने एक गहरी सांस ली और वो वाक्य बोल दिया जिसे कई लोगों के दिल में पहले से आवाज बनकर गूंज रहा था। ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये ईमानदारी की लड़ाई है। जिस देश में मेहनत बेकार और धांधली हावी हो, वहां युवाओं का भविष्य बर्बाद ही होगा। उनका शब्द ही ऐसा था कि भीड़ की नसों में करंट सा दौड़ गया। किसी ने तख्ती ऊपर उठाई, किसी ने कैमरा ऑन किया और कोई मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम शुरू कर बैठा। सोशल मीडिया पर जो आग पहले धीमी धीमी जल रही थी, अब सनमराज जैसी फैली। लोग लिखने लगे, ये सिर्फ रोजगार नहीं, हक की लड़ाई है। अनीता ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हम मांग करने आए हैं कि सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी हो। हमें ना सिर्फ नई तारीख चाहिए, हमें यह भी चाहिए कि जिम्मेदारों के खिलाफ पारदर्शी जांच हो, वेंडर्स के टेंडर खोलकर देखे जाए और जो पैसे और कागजों का खेल हुआ है उसका हिसाब मांगा जाए। उनके शब्द तकनीकी और कानूनी थे। वे सरल, अस्पष्ट और ठोस थे, जिससे हर छात्र को समझ आया कि मांगे न केवल भावनात्मक है, बल्कि वैध और लागू करने योग्य भी है। फिर उन्होंने व्यक्तिगत स्वर में एक छोटी कहानी सुनाई। मुझे याद है, जब मैंने पहले पहले पढ़ाना शुरू किया था, एक छात्र ऐसा था जिसकी मां ने चोरी छिपे उसकी किताबों के लिए कुछ पैसे भेजे थे। वो बच्चा रोज सुबह 6 बजे आता और आखिरी बेंच पर बैठकर सवाल हल करता। अगर उस बच्चे का सपना भी किसी की मनमानी या सिस्टम की बेईमानी से टूट गया, तो फिर हम क्यों चुप रहें? ये छोटी कहानी साधारण बातें कह गई। कितनी जिंदगियां इस जंग में पिस रही हैं। भीड़ वाहवाह करने लगी, कुछ की आंखें नम हो आई। कुछ और कदम उठते हुए अनीता ने कहा, हम हिंसा नहीं चाहते, पर हम दक्षता और विवेक से लड़ना जानते हैं। हमें मीडिया का ध्यान चाहिए, हमें कानूनी नोटिस चाहिए, हमें आरटीआई के जरिए दस्तावेज चाहिए, हमें एक स्वतंत्र जांच आयोग चाहिए, और हाँ, हमें अपने प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे साथ मिलकर बैठकर बात करें। उनकी बातों में रणनीति थी, कोई भावुक भाषण नहीं, बल्कि दिशा और काम करने का तरीका। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे सामूहिक रूप से 3 काम करेंगे। 1, तत्काल प्रभाव से एक डिमांड कमिटीज बनाएंगे जो स्पष्ट मांगे तय करेगी। 2, एक लॉ टीम से संपर्क करेंगे जो तुरंत सरकारी अफसरों और वेंडर के खिलाफ नोटिस भेज सके। 3, मीडिया सोशल कैंपेन को व्यवस्थित करेंगे, लाइव स्ट्रीम, प्रूफ शेयरिंग और साक्ष्यों का संग्रह। किसी ने पूछा, महोदया, क्या ये काम करना संभव है? हमारे पास संसाधन नहीं। अनीता मुस्कुराई, संसाधन लोगों की संख्या है और ये संख्या आपके पास है। हम मिलकर एनजीओ, कुछ पत्रकार और पुराने वकीलों से संपर्क करेंगे। मैं खुद कई संपर्क कर सकती हूं, लेकिन सबसे जरूरी चीज आपकी अनुशासन और निरंतरता है। किसी ने पुलिस की आशंका जताई, अगर हम आगे बढ़े तो क्या नहीं तोड़फोड़ होगी? अनीता ने ठंडी आवाज में कहा, हमें संयम रखकर लड़ना होगा। जनता का समर्थन तभी बना रहेगा जब हमारा आंदोलन न्यायोचित और शांतिपूर्ण रहेगा। पर संयम का मतलब डरना नहीं है। वो भीड़ में से एक नवयुवक रवि को बुलाकर लाई। उसने रवि की आंखों में वो लौ देखी जो उसने पहले भी देखी थी। उसने कहा, रवि, तुम्हारी तरह और कितने हैं? अगर तुम नेतृत्व करना चाहो तो मैं तुम्हें दिशा दूंगी। रवि हकलाया, फिर दृढ़ता से बोला, हमें चाहिए कि हमारी बात सुनी जाए। मैं तैयार हूं। अनीता ने छात्रों के बीच एक छोटी बैठक बिठाई। फौरन एक टास्क फोर्स बनी। कुछ लोग मीडिया हैंडल संभालने लगे,
कुछ साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए गए, कुछ आरटीआई फाइल करने की तैयारी में लग गए। आयोजन में जो शिथिलता दिखती थी वो अब योजना में बदलने लगी। उस शाम की हवा में अनीता की बातें सजीव रही। कई पत्रकार उनसे संपर्क करने आए और कुछ प्रमुख चैनलों के एक एक रिपोर्टर धरने पर पहुंचे। लाइव कवरेज बढ़ा। छात्रों की बात अब गली-गली से निकलकर हेडलाइंस में आने लगी। अनीता का प्रभाव सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहा। उनकी मौजूदगी ने छात्रों को यह भरोसा दिया कि ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, संगठित और कानूनी तरीके से जीती जा सकती है। उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ये थी, आप अकेले जल रहे हैं, पर अब हमें मिलकर आग को नियंत्रित करके उसे रोशनी बनानी है। धरना स्थल पर आग धीमी धीमी भड़क रही थी, लेकिन उसकी लपटें अब दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों और सरकारी गलियारों तक पहुंच चुकी थी। टीवी चैनलों पर छात्र, सोशल मीडिया पर एग्जाम माफिया डाउन और अखबारों की हेडलाइन सबने सत्ता के कान खड़े कर दिए थे। शिक्षा मंत्रालय के 5वें माले पर एयर कंडीशन से ठंडे कमरे में कुछ अफसर और मंत्री बैठे थे। मेज पर फाइलों के ढेर, पानी की बोतलें और कॉफी के कप रखे थे। मंत्री ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ये बच्चे रुकते क्यों नहीं? 2 दिन की बात थी, अब तो ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा। एक वरिष्ठ सचिव बोला, सर, अगर ये आंदोलन लंबा खिंच गया तो विपक्ष इसे हथियार बना लेगा। चुनाव नजदीक है। दूसरा अफसर फुसफुसाया, और सर, असली बात यह है कि जिन प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए गए वही गड़बड़ की जड़ है। सर्वर उनका, सिक्योरिटी उनका, सब कुछ उनके हाथ में है। पेपर लीक की बू वहीं से आ रही है। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। दूसरी ओर 2 बड़ी कंपनियां, एडुटेक सॉल्यूशंस और नेक्स्ट जेन टेस्टिंग सर्विसेज, आपस में टकरा रही थी। दोनों ने सरकारी परीक्षाओं के ठेके हथियाने के लिए करोड़ों रुपए लगाए थे। एक दूसरे के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने, मीडिया में खबरें लीक कराने और अफसरों को खरीदने का खेल जोरों पर था। एडुटेक के डायरेक्टर ने अपने पार्टनर से कहा, अगर ये आंदोलन लंबा चला तो हमारी पोल खुल जाएगी, हमें हर हाल में इसे दबाना होगा। नेक्स्ट जेन की मीटिंग में एक लॉबिस्ट बोला, ये सही समय है, छात्रों का गुस्सा हमारे खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ जाए। हम चुपचाप फायदा उठाएंगे। इस कॉर्पोरेट वॉर का असली नुकसान झेल रहे थे छात्र, लेकिन उन्हें इसका अंदाजा अभी नहीं था। मंत्रालय ने तुरंत 3 योजनाएं बनाई। 1, मीडिया को कंट्रोल किया जाए, कुछ चैनलों को तकनीकी कारण वाली स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाए। 2, आंदोलन को बदनाम किया जाए, छात्रों को राजनीति से प्रेरित और भीड़ तंत्र कहकर पेश किया जाए। 3, पुलिस को सतर्क रखा जाए, जरूरत पड़ने पर धरने को बलपूर्वक हटाने का आदेश दिया जाए। एक मंत्री ने हंसते हुए कहा, इन बच्चों को थोड़ी लाठी पड़ेगी तो सब घर चले जाएंगे। लेकिन सभी को पता था, इस बार मामला पहले जैसा आसान नहीं है। धरना स्थल पर अगले दिन अचानक कुछ अजनबी चेहरे घुस आए। वे छात्रों के बीच अफवाहें फैलाने लगे। ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का है, ये सब पैसे लेकर बैठे हैं। माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। कुछ स्थानीय गुंडे भी भेजे गए, जिन्होंने छात्रों को डराया और कहा, धरना छोड़ो, घर जाओ। सिस्टम से लड़कर आज तक कोई नहीं जीता, लेकिन इस बार छात्रों के पास अनीता मेहता और रवि जैसे नेता थे। उन्होंने फौरन मंच से घोषणा की, ये अफवाह फैलाने वाले सिस्टम के लोग हैं, सावधान रहो और एकजुट रहो। हम न हिंसा करेंगे, न पीछे हटेंगे। रात को जब मंत्री अपनी कार से निकले तो रेड लाइट पर एक पोस्टर उनकी आंखों के सामने आ गया, हमारे भविष्य से खिलवाड़ बंद करो। उस पर छात्रों की तस्वीरें और हैशटैग लिखे थे। मंत्री ने ड्राइवर से कहा, यह आग जल्दी नहीं बुझने वाली, अब या तो इसे जबरदस्ती कुचलना होगा या फिर बलि का बकरा ढूंढना होगा। सरकारी गलियारों और कॉर्पोरेट बॉर्डरों में अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, इस आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए। अगले दिन दिल्ली की वो सुबह साधारण नहीं थी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और मेट्रो के हर कोने से उमड़ते हुए चेहरे, कंधों पर बैग, हाथों में तख्तियां और आंखों में बेचैनी। ये सिर्फ छात्र नहीं थे, बल्कि भविष्य की वो भीड़ थी जो अपनी हक की लड़ाई लड़ने दिल्ली आई थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के हर कोने से हजारों छात्र और कुछ शिक्षक दिल्ली पहुंचे। ट्रेन के डिब्बों में नारे गूंजे, हम न्याय चाहते हैं, पेपर माफिया को बंद करो। कई प्रोफेसर और कोचिंग टीचर भी उनके साथ थे। एक बुजुर्ग मास्टर जी ने स्टेशन पर कहा, ये बच्चे हमारे सपनों का बोझ ढो रहे हैं, अगर ये हार गए तो हम सब हार जाएंगे। जंतर मंतर पर जब छात्र पहुंचे तो माहौल बिजली सा हो गया। तख्तियां लहराई, माइक से आवाजें गूंजी, रोजगार दो, पारदर्शिता दो, कानून बना है तो लागू भी करो। रवि और उसके साथी मंच पर खड़े होकर भीड़ को एकजुट कर रहे थे। अनीता मेहता ने माइक थाम कर कहा,
ये आवाज दिल्ली की दीवारों से टकराकर वापस नहीं जाएगी। ये संसद तक पहुंचेगी और तब तक पहुंचेगी जब तक हमें जवाब नहीं मिलता। भीड़ ने तालियों और नारों से उनका समर्थन किया, लेकिन ये दृश्य सत्ता को नागवार गुजरा। ऊपर के कुछ नेताओं ने पुलिस को आदेश भेजा कि भीड़ को खत्म करो। दिल्ली पुलिस ने चारों ओर बैरिकेड खड़े कर दिए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जब भीड़ थोड़ी और बढ़ी तो पुलिस ने बहुत सारे छात्रों को बसों में भरकर दिल्ली की सड़कों पर घंटों घुमाना शुरू कर दिया। एक बस में बैठे छात्र चिल्ला रहे थे, हम अपराधी नहीं हैं, हम छात्र हैं। लेकिन पुलिस वालों की आंखों में आदेश का बोझ था, इंसानियत की जगह डर था। इधर जंतर मंतर के पास घंटों धूप में खड़े रहने, पानी न मिलने और लगातार धक्का मुक्की के बावजूद छात्रों का जोश कम नहीं हुआ। एक छात्रा ने रोते हुए कहा, हम लड़ेंगे, अगर आज हार गए तो हमारी अगली पीढ़ी भी यही भुगतेगी। रवि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम सब साथ हैं। उनकी बातें भीड़ के बीच फैल गई। लोग थके हुए थे, लेकिन इस बार टूटने वाले नहीं थे। शाम होते होते पुलिस ने सोचा कि भीड़ बिखर जाएगी, लेकिन सभी छात्र वही बैठकर धरना देते रहे। किसी ने ढोल निकाला, किसी ने मशाल जलाई और नारे फिर गूंज उठे, हम हारेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। पत्रकार भीड़ में घुस आए। लाइव कैमरों के सामने रवि ने कहा, हम यहां पढ़ाई छोड़कर आए हैं, हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन अगर सिस्टम हमें इम्तिहान देने का हक नहीं देगा तो हमें सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। उस रात जंतर मंतर सिर्फ एक धरना स्थल नहीं रहा, वो उम्मीद का मैदान बन गया। छोटे छोटे समूह में छात्र गाने गा रहे थे, कोई कविता पढ़ रहा था, कोई सोशल मीडिया पर लाइव जाकर देश भर के युवाओं से जुड़ रहा था। अनीता मेहता ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, याद रखो, हम यहां किसी सरकार को गिराने नहीं, बल्कि व्यवस्था को जगाने आए हैं। हमारा आंदोलन तभी सफल होगा जब ये अनुशासित और एकजुट रहेगा। भीड़ ने हाथ उठाकर शपथ ली, हम एकजुट रहेंगे। रात होते होते मंत्रालय से फोन पर आदेश आने लगे, धरना जल्द खत्म होना चाहिए, किसी भी हालत में। लेकिन पुलिस भी समझ गई थी, ये कोई साधारण भीड़ नहीं, ये भीड़ सपनों की भूख और अन्याय के खिलाफ गुस्से से बनी है। और ऐसी भीड़ को न लाठी से रोका जा सकता है, न बसों में घुमा घुमा कर थकाया जा सकता है। दिल्ली की सड़कों पर चल रहे आंदोलन की गूंज अब सिर्फ अखबारों और टीवी चैनलों तक सीमित नहीं रही थी। सोशल मीडिया के मंच पर यह आग जंगल की तरह फैल रही थी। शुरुआत में छात्रों ने ट्विटर, अब एक्स और इंस्टाग्राम पर एग्जाम अफेयर डाउन लिखकर पोस्ट करना शुरू किया। कुछ ही घंटों में यह हैशटैग देश भर में नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। हजारों छात्रों ने अपने अनुभव शेयर किए, कहीं सर्वर डाउन की तस्वीरें, कहीं पेपर लीक के स्क्रीनशॉट, तो कहीं सेंटर की अव्यवस्था की वीडियो। एक छात्र ने ट्वीट किया, हम किताबों से लड़ना चाहते हैं, पर हमें माफियाओं से लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। यह पोस्ट लाखों बार शेयर हुआ। जो लोग राजनीति या शिक्षा से दूर थे, कॉमेडियन, गेमिंग यूट्यूबर्स, फैमिली व्लॉगर्स, वे भी खुलकर सामने आने लगे। एक लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपने शो के बीच कहा, हमारे देश में हंसी महंगी है और परीक्षा पास करना उससे भी महंगा। ये कौन सा सिस्टम है? वीडियो रातों रात वायरल हो गया। एक मशहूर गेमिंग यूट्यूबर ने लाइव स्ट्रीम पर कहा, भाई गेम तो मैं हार लूंगा, पर अगर असली जिंदगी में बच्चे पेपर लीक से हार गए तो गेम ओवर किसका होगा? चैट में हजारों लोग एग्जाम अफेयर डाउन लिखने लगे। फैमिली व्लॉगर्स ने अपने चैनल पर बच्चों के संघर्ष की बातें रिकॉर्ड की। एक मां ने कहा, मेरे बेटे ने 2 साल की मेहनत की है, अगर उसका सपना ऐसे ही टूट गया तो हम माता पिता भी हार जाएंगे। इन वीडियो ने आंदोलन को भावनात्मक ताकत दी। टीवी चैनल भी अब इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। हार कर 1-2 बार उन्हें भी ये न्यूज चलाना ही पड़ा। प्राइम टाइम डिबेट में एंकर चिल्ला रहे थे, क्यों बार बार पेपर लीक? कौन है इनका असली गॉडफादर? मंत्रालय की मीटिंग्स लंबी खींचने लगी। एक अधिकारी ने मंत्री से कहा, सर ये सोशल मीडिया तूफान अब हाथ से निकल रहा है, अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो सड़कों पर हालात और बिगड़ेंगे। मंत्री ने भौहें सिकोड़कर जवाब दिया, कदम तो उठेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि हमारी कुर्सी हिले, पहले इन्हें शांत करना है। धरने पर बैठे छात्रों ने देखा कि उनके फोन लगातार बज रहे हैं। नए नए ट्वीट्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियो, हर जगह वही मुद्दा। रवि ने मुस्कुराकर कहा, देखो अब हम अकेले नहीं हैं, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। अनीता मेहता ने कहा, याद रखो, ये सिर्फ आंदोलन नहीं रहा, ये अब युवाओं का जंजवार बन चुका है और सोशल मीडिया इसकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे आम जनता भी खुलकर जुड़ने लगी। रिक्शा चलाने वाले से लेकर दफ्तरों में काम करने वाले तक सोशल मीडिया पर यही कहने लगे, हमारे बच्चों को इंसाफ दो। एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा, ये आंदोलन हमें याद दिलाता है कि सोशल मीडिया
सिर्फ सेल्फी और मनोरंजन का मंच नहीं, बल्कि बदलाव का सबसे बड़ा हथियार है। रात को जब एग्जाम अफेयर डाउन लगातार तीसरे दिन भी ट्रेंड करने लगा, तो मंत्रालय के गलियारों में खामोशी छा गई। फाइलें खिसक रही थी, लेकिन फैसले लेने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। एक गुप्त मीटिंग में एक अफसर ने धीरे से कहा, सर, अगर ये आग और फैली तो ये सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रहेगा, ये तो सरकार गिराने वाला तूफान बन जाएगा। दिल्ली की सुबह उस दिन सामान्य नहीं थी। जंतर मंतर और आसपास की सड़कों पर हजारों छात्रों का हुजूम पहले से मौजूद था। किसी के हाथ में तख्ती थी, मेहनत का सम्मान करो, तो किसी के गले में पोस्टर टंगा था, पेपर माफिया मुर्दाबाद। लेकिन सरकार अब पीछे हटने के मूड में नहीं थी। उसने आदेश जारी किया, इस भीड़ को तुरंत हटाओ। दोपहर होते होते पुलिस की गाड़ियों का काफिला पहुंचा। चारों तरफ बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए। भारी हेलमेट, ढाल और डंडों से लैस पुलिसकर्मी आगे बढ़े। लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी, आपका प्रदर्शन गैरकानूनी है, 5 मिनट में स्थल खाली करें, वरना कार्रवाई होगी। लेकिन छात्रों के गले से एक ही नारा फूटा, हम न्याय चाहते हैं, हम हारेंगे नहीं। चेतावनी की गिनती पूरी होते ही अचानक डंडे हवा में लहराए और छात्रों पर टूट पड़े। किसी के सिर पर चोट लगी, किसी का हाथ टूट गया। लड़कियां चीखीं, लेकिन भीड़ बिखरी नहीं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। धुआं उठते ही आंखें जलने लगी, सांसें भारी होने लगी। छात्र खांसते हुए भी एक दूसरे को थामे रहे। रवि का माथा फट गया, खून बहने लगा। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से नारा लगाया, हम हारेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। उसके साथियों ने भी घायल शरीर के बावजूद वही नारा दोहराया। ये सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि प्रतिरोध की गरज थी। सड़क पर जूते बिखरे पड़े थे, किताबें कीचड़ और खून से भीग चुकी थी। कई छात्र बेहोश होकर गिर गए। पुलिस उन्हें बसों में भरकर ले जा रही थी। एक कोने में बैठी अनीता मेहता घायल छात्रों की पट्टी कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। याद रखो, आज लाठी खाई है, लेकिन कल यही लाठी इनके राज की दीवार गिराएगी। उस दिन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए। खून से लथपथ चेहरों, फटे कपड़ों और टूटे चश्मों ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रवि घायल हालत में पुलिस के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा था, हम न्याय लेकर रहेंगे। उस वीडियो ने आंदोलन को नया चेहरा दिया। अब ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं रहा, बल्कि युवाओं के सम्मान और अधिकार की लड़ाई बन चुका था। जंतर मंतर पर वो रात गवाह बन गई। लाठी के निशान, खून के धब्बे और उम्मीद की ढीठ मशालें। पर अगली सुबह जो ठंडी हवा चली, वो सिर्फ ठंडक नहीं लेकर आई थी, उसके साथ एक सवाल भी आया, ये सब क्यों हुआ? सुबह की पहली किरण के साथ कुछ अखबार और न्यूज चैनलों के सत्यनिष्ठ रिपोर्टर धरने पर आ पहुंचे। वे सिर्फ लाइव शॉट्स के लिए नहीं आए थे, उनके पास सबूत मांगने की ठोस योजना थी। एक रिपोर्टर ने मंच के पास बैठकर कहा, हम वहां जाएंगे जहां सरकार नहीं जाएगी। वेंडर के रिकॉर्ड, टेंडर डॉक्यूमेंट और सर्वर लॉग्स। अगर सच सामने आया तो कोई भी छिप नहीं सकेगा। रिपोर्टिंग शुरू हुई। सेंटर की सीसीटीवी फुटेज, सर्वर क्रैश की टाइमलाइन और टेंडर के पेचीदा कागजात। कुछ घंटे में कुछ दस्तावेजों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल गई। छात्रों ने उन्हें प्रमाण के रूप में जमा किया और मांग की पारदर्शी जांच। 2014 से लेकर 2025 तक की परीक्षाओं की गड़बड़ियों के बाद संसद में पास हुआ वो कानून, पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024, अब अचानक बहस का केंद्र बन गया। कानून में स्पष्ट लिखा था, टेंडर प्रोसेस पारदर्शी होंगे, स्वतंत्र निरीक्षण दल होंगे और मास्टर ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। पर अब छात्र सवाल उठा रहे थे, कानून तो है, पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? एक वरिष्ठ अध्यापक लेखक ने टेलीविजन पर कहा, कानून बनाना ही काफी नहीं, लागू करना होगा। क्या नियमों का पालन कराने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र बनाया गया? और अगर बनाया गया था तो वो कहां गायब हुआ? समाज के कान खड़े हो गए। कानून की किताबों में जो वादे भरे गए थे, उन पर अमल क्यों नहीं हुआ? अनीता मेहता ने छात्र संगठन के साथ मिलकर एक लीगल एक्शन कमेटी बनाई। कुछ वकील उदारतापूर्वक सामने आए, कुछ गैर लाभकारी संगठन भी मुफ्त कानूनी सहायता देने हेतु तैयार हो गए। पहली याचिका तैयार की गई, सर्वर लॉग, टेंडर डॉक्यूमेंट और वेंडर को दी गई पेमेंट डिटेल सार्वजनिक की जाए। वकीलों ने कोर्ट में कहा, यह केवल छात्रों का निजी मुद्दा नहीं है, ये सार्वजनिक हित का मामला है। लाखों उम्मीदवारों के भविष्य का सवाल है, इसलिए पारदर्शिता जरूरी है। कोर्ट ने त्वरित सुनवाई का आदेश दिया और सरकार को 72 घंटे में जवाब देने को कहा। ये आदेश जैसे औजार बनकर छात्रों के हाथ में आ गया। अब वे सिर्फ नारे नहीं, कागज में लिखी मांग लेकर बैठे थे। पत्रकारों ने जो फुटेज दिखाया, उसमें सिर्फ चोटें नहीं थी, कई दस्तावेज थे, कई ईमेल थी,
जिसमें वेंडर और कुछ अफसरों के बीच संदिग्ध बातचीत के संकेत दिख रहे थे। सोशल मीडिया पर इन फुटेजों के जवाब में लोग खड़े हो गए। ऑनलाइन पेटिशनें लाखों साइन तक पहुंचने लगी। छोटे छोटे शहरों में लोगों ने झुग्गी झूमर की छोटी छोटी सभा करके छात्रों का समर्थन किया। सरकार के अंदर बेचैनी बढ़ी। मंत्री और अधिकारी एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। किसी ने कहा, हम स्वतंत्र जांच कमेटी बनाएंगे। किसी ने कहा, यह एक राजनीतिक साजिश है। पर जनता अब सिर्फ शब्द नहीं सुनना चाहती थी, वो कार्रवाई देखना चाहती थी। धरने पर छात्रों की मांग साफ थी, जिम्मेदारों को जेल भेजो वरना हम यहीं बैठेंगे। ये भाषा कठोर थी, पर पीड़ा भी उतनी ही वास्तविक थी। किसी की किश्तें, किसी का उधार, किसी के परिवार की उम्मीदें सब काट कर रख दी गई थी। जब कोई इंसान ये मांग करता है तो वो केवल सजा नहीं मांगता, वो न्याय, जवाबदेही और भविष्य की सुरक्षा मांगता है। अनीता ने मंच से कहा, हम सजा मांगते नहीं, हम जवाबदेही मांगते हैं। अगर सिस्टम में कोई दोष है तो दोषियों का हिसाब होना चाहिए, ताकि आगे से किसी और की मेहनत बर्बाद ना हो। कोर्ट ने सरकार को कड़ा नोटिस भेजा। सरकार ने अगले दिन घोषणा की कि एक उच्च स्तरीय जांच आयोग बनाया जाएगा, जिसमें रिटायर्ड जज, तकनीकी विशेषज्ञ और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयोग की घोषणा आते ही कुछ चैनलों ने राहत की सांस ली, पर छात्रों ने इसे केवल एक शुरुआत माना। पूरा मामला पारदर्शिता से खोलो या हम यही रहेंगे। कुछ सरकारी अफसरों ने चुपके से कहा, यह समय खरीदने की चाल है। जांच लंबी खिंचेगी, मीडिया का ध्यान ढीला होगा और भीड़ थम जाएगी। पर छात्रों ने अब अनुभव किया था कि धीरज रखना उनके लिए घाटे का सौदा था। जंतर मंतर की सुबह एक बार फिर हड़बड़ी में डूबी थी, लेकिन अब हवा में सिर्फ नारों की गूंज नहीं थी, सियासत, सत्ता और पैसा की गंध भी थी। सरकार के गलियारों में बैठ के चल रही थी। कंपनियों के लॉबिस्ट, जो टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे वर्षों से बैठे थे, अब सक्रिय हो गए। उनका मकसद साफ था, छात्रों का आंदोलन तोड़ना और वेंडर के हित सुरक्षित करना। एक लॉबिस्ट ने अफसरों से कहा, इन बच्चों को डराओ, कुछ को लालच दो, बाकी की भीड़ थम जाएगी। सिस्टम के कुछ अधिकारी भी इन खेलों में शामिल हो गए। कागजों में जांच की दिखावा की गई, मीडिया में आधी अधूरी खबरें भेजी गई और सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाना शुरू कर दिया गया। कुछ छात्रों को सीधे धमकाया गया, अगर तुम्हारे नाम मीडिया में आए तो परिवार के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ को पैसे या नौकरियों का लालच दिया गया, अगर आंदोलन छोड़ दो तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। पर रवि और उसके साथियों ने इससे डरने की बजाय और मजबूती दिखाई। रवि ने मंच से कहा, हम डरकर पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारा खून गिरता है तो हमारी आवाज और बुलंद होगी। अनीता मेहता ने छात्रों को हौसला दिया। उसने कहा, लालच और डर सत्ताधारी का हथियार है, पर हमारी लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं, ये ईमानदारी और न्याय की लड़ाई है। जो भी कदम उठाना है, सबूतों और कानून के दायरे में उठाओ। उनके नेतृत्व में छात्रों ने 3 मुख्य रणनीतियां बनाई। 1, कानूनी मोर्चा, वकीलों और नागरिक समाज के साथ मिलकर नोटिस और याचिकाएं तैयार करना। 2, सोशल मीडिया मोर्चा, गलत सूचना का तुरंत जवाब, सत्यापन के साथ पोस्ट। 3, सड़क मोर्चा, शांतिपूर्ण धरना जारी रखना, जिससे आंदोलन की वैधता बनी रहे। डर और लालच के बावजूद छात्रों का मनोबल बढ़ा। रवि ने कहा, अगर अब हम थम गए तो हमारा भविष्य, हमारे माता पिता का भरोसा और लाखों छात्रों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। भीड़ ने उसे गूंजते हुए दोहराया, हम हारेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। सभी जानते थे कि ये लड़ाई केवल व्यक्तिगत नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की जवाबदेही का सवाल था। कुछ दिनों तक लॉबिस्ट और अधिकारी दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। कई अफसरों ने छात्रों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया के कैमरे और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स ने उन्हें नाकाम कर दिया। रवि और अनीता ने यह संदेश पूरे आंदोलन में फैलाया, हम किसी भी धमकी, लालच या अफवाह से पीछे नहीं हटेंगे। सच और न्याय हमारी ताकत है। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का नहीं रह गया था, ये सिस्टम के खिलाफ युवाओं की आवाज, ईमानदार पत्रकारों का समर्थन और सत्य की लड़ाई बन चुका था। लालच, डर और लॉबी का प्रहार कितना भी तेज हो, आंदोलन अभी भी जिंदा था। हर चोट, हर नारा, हर ट्वीट और हर पोस्ट इस बात का प्रमाण था कि सच्चाई की लड़ाई अंत तक जारी रहेगी। कई दिन और रातों की लड़ाई, लाठी और आंसू गैस, डर और लालच, सबने छात्रों की हिम्मत को पका दिया था। अब आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। मुंबई में छात्र सड़कों पर तख्तियां लेकर उतर गए, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कोलकाता में शिक्षक और अभिभावक धरनों में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर एग्जाम फेयर डाउन ट्रेंड कर रहा था।
लाखों ट्वीट्स और पोस्ट में देश भर के लोग छात्रों के साथ खड़े थे। हर तरफ यही सवाल उठ रहा था, क्या भारत के युवाओं को न्याय मिलेगा? ईमानदार पत्रकारों ने लगातार छुपी हुई बातें उजागर की। टेंडर डॉक्यूमेंट्स, सर्वर लॉग्स और वेंडर के ईमेल सामने आए। टीवी चैनलों पर विशेषज्ञ बताते रहे, सिस्टम में कई दोष है। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में और भी हजारों छात्रों के साथ ये घोटाला हो सकता है। कोर्ट ने सरकार और आयोग को नोटिस भेजा। जांच के लिए उच्च स्तरीय आयोग की घोषणा हुई। अब सवाल ये था, सरकार कितनी जल्दी और ईमानदारी से कदम उठाएगी? रवि ने मंच पर अपने साथी छात्रों को संबोधित किया। हमने दिखा दिया कि डर और लालच से कोई भी पीछे नहीं हट सकता, पर असली लड़ाई अभी बाकी है। निर्णय केवल हमारे हाथ में नहीं है। अनीता मेहता ने कहा, यकीन रखो, हमारी मेहनत और हिम्मत सिर्फ आज की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी। हमें सच और न्याय का सामना करना होगा। छात्रों की भीड़ में चुप्पी थी, लेकिन आंखों में आग थी। हर नारा अब सिर्फ नौकरी की मांग नहीं, बल्कि देश के भविष्य का सवाल बन चुका था। धरने पर खड़े लोग जानते थे, क्या सरकार सच में उन कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी? क्या एग्जाम माफिया हार मानेंगे या नई चाल चलेंगे? क्या छात्रों की आवाज को दबाया जाएगा या उन्हें न्याय मिलेगा? कोई निश्चित उत्तर नहीं था। जंतर मंतर की भीड़ में नारे गूंजते रहे, हम हारेंगे नहीं, न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी। देश ने देखा कि ये लड़ाई केवल छात्रों की नहीं थी, ये सच्चाई, जवाबदेही और न्याय की लड़ाई थी। और अंततः फैसला कौन जीतेगा, कौन हारेगा, समय बताएगा। श्रोताओं, ये कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। सालों की मेहनत, लाखों सपनों की कीमत, और एक झटके में सब मिट्टी में मिल जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम फेल हो गया। यही हो रहा है आज भारत के स्टूडेंट्स के साथ। एसएससी, यूपीएससी, एनईटी जैसे बड़े एग्जाम्स में धांधली और मिसमैनेजमेंट। एसएससी ने एक प्राइवेट कंपनी एड्यूक्विटी टेक्नोलॉजीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस कंपनी का इतिहास ही पेपर लीक और अनियमितताओं से भरा है। 2022-23 में कई पेपर लीक हुए, फिर भी इसी कंपनी को बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहा। विपक्ष ने इसे युवाओं के साथ विश्वासघात कहा। बड़ा सवाल, सरकार का जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का वादा कहा गया। अगर पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू भी हो गया तो ऐसे टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों दिए जा रहे हैं? अन्य परीक्षा घोटाले, यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स रिजल्ट्स पर सवाल। गुजरात में असामान्य तरीके से ज्यादा क्वालिफायर्स, पेपर लीक की अफवाह। एनईटी 2024 रिजल्ट समय से पहले घोषित, 67 परफेक्ट स्कोर, सीरियल नंबर वाले टॉपर्स। और बाद में पटना से पेपर लीक का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। देश भर में पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक, करोड़ों युवाओं की जिंदगी प्रभावित। गरीब परिवार कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग भेजते हैं, छात्र सालों की मेहनत गंवा रहे हैं, सिस्टम पर भरोसा टूट रहा है और युवा हताश होकर सड़क पर उतर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एग्जाम्स का मामला नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का मामला है। जब तक हम सब आवाज नहीं उठाएंगे, सवाल नहीं करेंगे, तब तक ये लाठी डंडा चलता रहेगा और हमारी मेहनत मिट्टी में मिलती रहेगी। इसलिए क्वेश्चन एवरीथिंग, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो आपके लिए कोई और सवाल नहीं उठाएगा। ये वीडियो यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें। आगे के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।